Let's see what is in store for today for us. If we look to the white surface, हमें यहाँ पे एक word देखने को मिल रहा है. That's a pedagogy. A pedagogy. Simplifying the term, we will arrive at its principles and objectives. ठीक है? Since this pedagogy, इस pedagogy के बारे में अब अगर हम बात करते हैं, इस pedagogy के बारे में बात करेंगे, it is a science of what is called as teaching, a science of teaching. Every knowledge and every aspect of a life does possess a science in the backdrop of it. It does possess a science. Now, this teaching does possess a science at its background. तमिक मतलब, इसका मतलब ये चीज है, this teaching should always be governed by certain behavioral and certain cognitive principles. There are three areas जिस पे टीचर एज वेल एज लर्नर दोनों को काम करना पड़ता है. देयर आर 3 एरियाज. कितने एरियाज होते हैं? 3 एरियाज होते हैं. अगर मैं these 3 areas they are covered by the psychological science. एक साइकोलॉजिकल साइंस है, इसने इन 3 एरियाज को हमारे सामने जो है वो उभारा है. ठीक है? अ लर्नर, दैट्स यू, एंड अ टीचर, दैट्स मी. दोनों एजेंट्स दे आर गवर्न्ड बाय अ मॉडल कंसिडर्ड टू बी एज अ साइबरनेटिक मॉडल. उसे क्या कहते हैं? साइबरनेटिक मॉडल. मैंने थोड़ा सा किसी क्लास में इसके बारे में थोड़ी सी बात भी की हुई है. यू सी साइबरनेटिक मॉडल सुना जा सकता, इट वाज कंसिडर्ड एज प्रायर टू 1970 1970. उससे पहले क्या होता था? दिस साइबरनेटिक मॉडल जो था, इट वाज अ 2-way प्रोसेस. क्या था? इट वाज a 2-way process where there were only 2 agents involved in the process of teaching and learning. एक Yimsis Mananes, we used to call him as a teacher, and the next was learner. And after 1970s, from the Europe and after 2010 in the Indian subcontinent में जो है, इस cybernetic model में एक और agent जो है वो जुड़ गया, that was जिसे हम लोग पेरेंट कहते हैं. Now there is for the harmonious development of a learner, अगर आपको किसी भी तरीके से आपको अपने डोमेन में जाना होगा, there will be always 3 agents involved in your growth from the perspective of education. ठीक है? 3 agents आप में इन्वॉल्व रहेंगे हमेशा. एक टीचर का अमल दखल होगा, and at the same time it would be all your efforts, because you are that mud or a clay that the teachers and the parents and all of that learning atmosphere works on. ठीक है? और तीसरा जो एजेंट इन्वॉल्व रहेगा, that would be parents. So the joint effort of learner along with the parent, and it should be topped with teacher. ठीक है? That's why Mahatma Gandhi in his book said once that a teacher is a friend, philosopher and a guide. He is first a friend, then a guide. He is a friend first. He understands your problems. Then philosopher. He gives you the philosophy of life. He provokes your curiosity. वो तशना लब आपको बना देती है. And the third is he is an ultimate guide. वो आपको गाइड कर देती है. That's why अगर तुम वुचू अल्लामा इकबाल ने भी, अगर तुम वुचू वारिया असल लफ्ज, एक बड़ा जामिया लफ्ज उन्होंने यूज किया हुआ है. अल्लामा इकबाल ने टीचर के लिए एक लफ्ज यूज किया है,
खुदावंदानी मकतब. Orthodox school. Maktab is considered madrasas and maktabas. It was a form of a school. खुदावंदानी मकतब. ठीक है. अगर ये इस लफ्ज के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, एक बहुत बड़ी हस्ती जब कोई चीज होती है जिसके नीचे ये जो सारा निजाम चलता है, दैट इज, उसे आप लोग कहते हैं ही इज अ खुदावंदान. ठीक. अ डायरेक्टर हु गिव्स यू द डायरेक्शन. दैट्स व्हाई ही कॉल्ड हिम एज, महात्मा गांधी कॉल्स हिम एज गाइड. ही कॉल्स हिम एज गाइड. इनफैक्ट अली रज़ियल्लाहु ताला उनके बारे में भी हम लोग यहां पे बात करेंगे. उन्होंने कहा था कि दैट इफ यू लर्न अ वर्ड फ्रॉम समबडी ही बिकम्स माय टीचर एंड आई एम एनस्लेव्ड टू हिम. इट इज अप टू हिम वेदर ही विल सेट मी फ्री और विल कीप हिम. अली रज़ियल्लाहु ताला फरमावन कि जब अगर मैं किसी से कोई लफ्ज सीखूं, कोई मसला सीख लूं, किसी भी तरीके कोई भी चीज सीख लूं, ठीक, मैं उसका गुलाम हो गया. अब ये उस तक है वो मेरे को आजाद करे या मेरे को रख ले. कौन कहता है? अली रज़ियल्लाहु ताला. आप समझ रहे ना बात? ये देखो मसला क्या है. मसला ये चीज है, द लर्निंग जो होती है ना, इट्स ऑलवेज एन एक्विजिशन. लर्निंग क्या होती है हमेशा? लर्निंग क्या चाहता है? हमेशा एक्विजिशन. लर्निंग हमेशा एक्विजिशन होता है, हमेशा एक्विजिशन होता है. ठीक. इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिसीविंग. आप बात समझ रहे? लर्निंग क्या चाहता है हमेशा ना? एक्विजिशन. अब ये ही एक्विजिशन हम इन एरियाज, ये एक साइकोलॉजिकल साइंस जो है ना, इस एक्विजिशन को 3 एरियाज में बांटती है. उसके बाद विल गेट टू द पॉइंट. पहले में आप लोगों को पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये चीज है, हम लर्निंग में तो है ने, व्हाट इज लर्निंग मीन्स टू यू, दैट्स स्टिल अ ग्रीक ब्यूटी फॉर अस. अब बात समझ रहे हो ना? अभी भी हमें वो बात समझ नहीं आई, वो बात बिल्कुल भी समझ नहीं है व्हाट एक्चुअली द लर्निंग स्टैंड्स फॉर यू. मैं तो आख चीज एक बात मेरे को बताएं. सपोजली कोई बंदा ही इज वेल वर्स्ड इन साइंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट ब्रेक्स द रूल्स ऑफ रोड. व्हाट डू यू कॉल हिम? हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल हिम एज हम उसे आउटलॉ कह सकते हैं. इफ ही कांट रिस्पेक्ट अ रूल, आप बात समझ रहे हो, यू कैन नॉट कॉल हिम एज एन एडुकेटेड. ही इज जस्ट अ लिटरेट. सो क्या, ही इज जस्ट अ लिटरेट. ही नोज द रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स. उसको सिर्फ उतना ही पता है. अगर आप लोग पर्सनली अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं ना, हम लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी पड़ेगी. अगर मेरे को यह बात समझ आ चुकी है कि देयर इज ओनली थिंग दैट इज फैटल फॉर अ टीचर और फॉर अ स्टूडेंट, दोनों के लिए बात याद रखना. एक चीज बड़ा खतरनाक होता है टीचर और स्टूडेंट के लिए, टीचर एज वेल एज लर्निंग कम्युनिटी के लिए बड़ा खतरनाक होता है. दैट इज जब हम लोग सिर्फ किसी एक जनरल एम को टारगेट कर देते हैं while sacrificing the special aims. I do have the special aim. The special aim of an education is to train you for the life-changing situations. You get the point? You're getting the point? See, you see education जो आसान, जिसकी हम लोग अब बात कर रहे हैं ना, जिसकी हम प्रिपेयर्डनेस जिसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो होती है ना, हम लोग अपने cognitive domain, something that is dealing with the mind. ठीक है? Cognitive it deals with mind. ठीक है? Go, what is the prime target? Cognitive. The cognitive domain. It trains your cognitive domain. The next is, उसके बाद जब हम बात करते हैं, it trains your what is considered to be as, it trains your conative. अब कौन सा डोमेन आ गया? शाबाश, कोनेटिव डोमेन आ गया. एक तो कॉग्निटिव आया, इट कंसर्न्स द माइंड, द ब्रेन. ठीक है? देन अब कॉग्निटिव आ गया, एंड द थर्ड डोमेन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट वुड बी अफेक्टिव. यू सी, अफेक्टिव शासन, इट इज कंसर्निंग विद द इमोशंस. तो ऐसा कहा समझ, वन शुड बी वेरी मच इमोशनली इंटेलिजेंट टू. So the learning, it works on your emotions too. देखो मेरे को एक चीज बताए. If there will be the problems in the emotions of somebody, a learner, ठीक है, he'll be very much good. He'll be very much effective. Very much his domain, the cognitive domain will be developed. उसका cognitive domain भी ठीक ठाक होगा. But emotionally he'll be like, उसकी development जो है ना वो थोड़ी सी lopsided रहेगी. What do you call him? Can you call it as an harmonious growth? इसको हम हार्मोनियस ग्रोथ बोल सकते हैं? यू कैन नॉट कॉल इट एज एन हार्मोनियस ग्रोथ.
लर्निंग का मतलब हमेशा याद रखें आप लोग, लर्निंग का मतलब होता है इफ योर कॉग्निटिव डोमेन, कोग्निटिव डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन ये हार्मोनियसली जब डेवलप हो जाती है ना, देन एन इंडिविजुअल डेवलप्स। अब बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं व्हाट इज द साइंस ऑफ लर्निंग। ये साइंस ऑफ लर्निंग जो होती है ना, ये बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। हमें सब सिलेबस भी पता है, वी नो एवरीथिंग दैट वी डू, वी नो एवरीथिंग दैट वी डू इन द क्लास, we know everything that we do in the playground, we know everything that we do at games, we know everything that we do while doing the other stuff, we know it very well, हमें सब पता है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं where the basic principle gets violated। आप समझ रहे हैं बात? दिस इज, मैं आपको यहां पे ना एक बात ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था। साइकोलॉजिकल से लेके कॉग्निटिव डोमेन, कोग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन, आपका इमोशनल जो क्वोशंट है वो भी सही रहना चाहिए, देन इट्स कॉल्ड एज एन ग्रोथ। लेकिन खतरनाक क्या है इस चीज के लिए, ये सब चीजें कब डेवलप नहीं होती, चाहे वो टीचर हो चाहे वो लर्नर हो, कोई भी, जब हम लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। वी आर अनप्रिपेयर्ड, दिस इज द प्रॉब्लम। एक टॉपर में हमेशा एक बात बिल्कुल सिमिलिट्यूड में बता रहा हूं टॉपर की, एक बात बिल्कुल पाई गई है एक बात वो ये है कि दैट ही वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, हिज नर्व्स वर ऑलवेज ऑन अ शार्प कर्व्स, ही वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। आप समझ रहे हैं ना बात? किसी भी टॉपर को उठा ले आप लोग, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, आप लोग देखो जो स्कूल लेवल के एग्जाम्स हो रहे हैं, बहुत सारे ओलंपियाड्स हो रहे हैं, हमेशा वो इंसान, वो लर्नर जो प्रिपेयर्ड था, he had done well. In fact, there's a saying as well, एक कहावत भी है कि that hard work और talent, ये जो है ना, hard work always beats talent if the talent doesn't work। ये जो हार्ड वर्क होता है ना, ये टैलेंट को बीट कर सकती है, हार्ड वर्क टैलेंट को बीट कर सकती है अगर टैलेंट ने अपना काम नहीं किया तो। काम न करना इज अनप्रिपेयर्डनेस। आप समझ रहे हैं ना बात? व्हाट इज दैट? अनप्रिपेयर्डनेस। व्हाट इज दैट? लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हमारा जो है द वर्कशॉप दैट वी हैव कंडक्टेड टुडे इन द फ्यूजन एकेडमी, जो वर्कशॉप हम लोग यहां पे कंडक्ट कर रहे हैं ना, हम लोग आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे फ्रॉम माय कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पेडागॉजी को हम लोग एक ड्रेडेड सब्जेक्ट, ड्रेडेड समझते हो? समथिंग दैट यू आर स्कैर्ड ऑफ, ठीक, समथिंग यू फील अ फेयर ऑफ, आपको एक फोबिया हो जाता है, ठीक है? उस ड्रेडेड सब्जेक्ट में हम लोग पेडागॉजी के प्रिंसिपल्स को कैसे इंप्लीमेंट करें सो दैट टू एग्जीक्यूट इट एट अ रीजनेबल लेवल, इसको एक रीजनेबल लेवल तक लाने के लिए। विल बी गेटिंग टू द पॉइंट। देखिए हमारे पास व्हाट आई विल टीच यू टुडे इज, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या करूंगा, गिव मी द सेकंड। ये साइबरनेटिक मॉडल जो है ना, ये आप लोग याद रखें। एक इंडिविजुअल लर्नर जो है, इसको कॉग्निटिव, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन पे यहां पे थोड़ा सा हमेशा काम करना पड़ता है, हमेशा इसको यहां पे काम करना पड़ता है। सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात करेंगे इफ फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, अगर मैं बात करूं, वील बी टॉकिंग अबाउट द ग्रामर, द मोस्ट ड्रेडेड area of English, the most dreaded area for the learner and for some members of the teachers as well, ठीक है? टीचर कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं where they feel कि that you cannot get the winds clear for making the students learn this dreaded subject, this dreaded area of the English subject, ठीक है? What is that? Grammar। पहले देखिए, इस ग्रामर को समझने के लिए we need to understand it from various perspectives। इसको अलग perspective से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? मैं इससे पहले कि इस क्लास में गया हुआ था, वहाँ पे मैंने इसके बारे में थोड़ी सी बात की हुई है। सो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा और जो है जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। एंड इफ देयर विल बी एनीथिंग that you need to share with me, you will be provided with the time, and at last you will be provided, you can shoot your questions forward, ठीक है? We'll be doing a troubleshooting, वो कर लेंगे हम लोग। See, आपको पता है एक ग्रामर को समझने के लिए you always need to understand what does a layman has to say about it, ठीक है? layman, a man in the street, एक आम आदमी, ठीक है? एक आम आदमी, what does he has to say about it, ठीक है? अगर हम कहने का मतलब ये चीज है, अगर हम assumption ले कि हम उससे ये सवाल पूछें, so आपके हिसाब से ग्रामर क्या है, तो वो क्या कहेगा? फर्स्ट a layman's definition, एक layman's definition इसके बारे में क्या होगी, ठीक है? एंड सेकेंड इज
what does grammarians say about it? What does grammarians say about it? And then third is, what does linguists say about it? Linguists इसके बारे में क्या कहते हैं? Linguists इसके बारे में क्या कहते हैं? आप समझ रहे बात? 3 perspectives जिससे हमें इसको समझना पड़ेगा, ठीक है? इससे हम इसको समझना पड़ेगा। किसको? ग्रामर को समझना पड़ेगा। 3 perspectives है। कितने perspectives है? From 3 different areas हम लोगों को यह समझने की कोशिश करेंगे एंड एट लास्ट इवेंचुअली आप यहां पे आ जाएंगे कि दैट यू विल बी गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर, ठीक? व्हाट इज लेमैन हैज टू से अबाउट इट? ही सेज, एक लेमैन के बारे में अगर हम बात करेंगे, वो कहेगा कि you see grammar Asanchu, it is what is considered to be as underlying structure. It's an underlying structure of language. ठीक है? एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? हु सेज इट? लेमैन। एक आम आदमी से पूछो, ही विल से इट्स अ अंडरलाइंग का मतलब यहां पे होता है, अगर हम यहां की बात करें, इट मींस जिसे आप लोग बेसिक भी कह सकते हैं, ठीक है? और एल्स यू कैन कॉल इट एज फंडामेंटल टू, आप इसको फंडामेंटल भी कह सकते हैं, ठीक है? द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? व्हाट इट बेसिकली मीन्स टू यू, एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज, आप बात समझने की कोशिश करें। एवरी लैंग्वेज, देयर आर 1652 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, एवरी लैंग्वेज डज हैव अ सर्टेन रूल्स, ठीक है? इट डज पोजेस अ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है विच शुड टेल यू हाउ टू रिफाइन योर लैंग्वेज। आप समझ रहे हैं ना बात? किसकी बात कर रहे थे हम लोग? What does layman has to say about? What does layman says? It is an underlying structure of a grammar. कोई भी बेसिक बेसिकली जो भी छोटे छोटे रूल्स होते हैं उन्हीं को साहब जी जो है ग्रामर कहते हैं, ठीक है? Now we'll arrive at a much special level of it. This is what a man in the street has to say about it. What does grammarians say? देखो grammarians क्या कहते हैं, and this particular part is your part. ये आपका पार्ट है। As a students of language, आप लोगों को ये वाला पार्ट जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है? इट इज व्हाट इज grammarians say? Grammarians say, देखो क्या कहते हैं वो, they say it deals with what deals with grammar, ठीक है? it deals with words, सबसे पहली चीज it deals with so grammar, it's not something Greek to you that you don't understand it, आपको समझ नहीं आ रहा। There are many number of the books that you won't even you'll fail to read them, ठीक है? You'll fail to understand them. Comprehension level की नहीं है भाई साहब, वो बुक्स जो हैं वो comprehension level की नहीं है, आप लोगों को वो समझना पड़ेगा। हर एक चीज को सिंप्लीफाई करके जब हम समझते हैं, आप लोगों को ये बात सामने आ जाएगी। कौन सी बात? जो ग्रामरियंस जो बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, ठीक है? They say कि that it first deals with words, then it deals with what is considered to be as sentences. It deals with first, then it deals with, and ये जो है ना, these are inclusive words. This is inclusive sentences. Inclusive का मतलब होता है, ये words जब इन बात करते हैं, ये इसकी morphology, इसकी lexicology, ये सब इसमें included है। Grammar deals with, it deals with sentences as well as और एक तो किसके साथ डील करता है, और किसके साथ, और as well as there से मतलब वर्ड्स और शाबाश, कॉम्बिनेशन ये कैसे कंबाइन होते हैं, ठीक है? इफ यू हैव टू कंबाइन अ वर्ड विद अ वर्ड कैसे करेंगे, सेंटेंस विद सेंटेंस कैसे करेंगे, ठीक है? ओवरऑल इसकी केमिस्ट्री। So the grammarians say that it deals with what deals with grammar, it deals with, then it deals with as well as their combination, ये combine कैसे होते हैं, ठीक है? केमिस्ट्री कैसे बनती है इनकी आपस में, combination and interpretation, R.S. Dillon says it. Who's the grammarian?
R.S. Dillon. There are many number, the Malati Krishnan हो गया, गीता नागराज हो गई, जो है R.S. Dillon हो गया, जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हुए हैं जर्नलिज्म में, फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत सारे टाइम के लिए काम किया हुआ है. सो अगर आप उनकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू इंग्लिश पढ़ें तो उसमें से हम लोग को ये बात सामने आ जाती है. एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ अ ग्रामर. बाकी डेफिनेशंस भी हैं बट नॉट सो स्टैंडर्ड है. नॉट सो स्टैंडर्ड समझते हैं आप लोग? दैट इज लाइक आप लोगों को कोई भी वो लेमन टाइप की डेफिनेशन आ जाएगी जी, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रामर. ठीक है. लिंग्विस्टिक्स, व्हाट इज लिंग्विस्ट सेज? दे से गवर्निंग रूल्स याद रखें. what does they say governing rules ऐसे रूल्स जो क्या करता है, गवर्न करते हैं, दैट एडमिनिस्टर्स, जो एडमिनिस्टर करते हैं, गवर्निंग रूल्स ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज के गवर्निंग रूल्स को लिंग्विस्ट से कहते हैं द पीपल हु नो लैंग्वेज. वो लिंग्विस्ट्स, द पीपल हु नो लैंग्वेज, दे से गवर्निंग रूल्स ऑफ लैंग्वेज. ओवरऑल अगर हम बात करें, you see grammar students, अगर आप मेरे से पूछे, if you ask the question to me what is the grammar stands for you sir, आप अपने तरीके से बताएं तो मैं आपको बता दूंगा कि you sir grammar students आसान, it is the constitutional, I'm not talking about the political constitution, मैं political constitution की बात नहीं कर रहा, a constitutional ठीक, constitutional rules, constitutional ठीक है, but not political constitution. ठीक है, so bear that in mind. Rules for enriching language, the way it should be. आप समझ रहे बात? अब देखें, this is what exactly it means. इससे आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा ये हो जाएगा what is the grammar stands for. लेमन की डेफिनेशन सही है. What does they say? Underlying structure of a grammar. And then grammarians. The grammarians say it deals with then as well as their and interpretation. Interpretation का मतलब होता है how to lay them up. कैसे आपको presentation क्या है इसकी, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. How to make the sentences. There are general rules that have to be followed and those rules are covered by grammar. Got the point? Then the next is linguists say that it is the governing rules of a language. Any language, ठीक, the rules that they possess through which it should be governed is the definition of a language according to the linguists. Got it? अब देखें, स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, बात करते हैं, हम लोग एक चीज के बारे में हमेशा पढ़ा करते हैं, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. किसके बारे में बात करेंगे? शब्द. इसके बारे में हमेशा बात करेंगे. एंड वी हैव, हम लोगों ने जो लाइन अप किया हुआ है, हम वर्ब्स पे ज्यादा जो है फोकस करेंगे. ठीक है. आर मेन एरिया, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज का, हम लोग वर्ब्स पे थोड़ा सा बात करेंगे. ठीक है. लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे. आई लाइन अप दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन एन एक्रोनियम. एक एक्रोनियम आप याद रखें, दैट इज NPAV पाव एंड APKI APCI. दिस इज योर पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपका पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है. What is this? इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, this is N पाव and APKI. This is N and this is पाव and this is APKI. And then N stands for शाबाश. उसके बाद P stands for pronoun and then उसके बाद A for हाँ जी adjective and उसके बाद V for